हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। आज की वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस में डाइवर्जेंस, कर्ल, लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है वो चेक करेंगे। सबसे पहले डाइवर्जेंस एंड कर्ल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें डेल के बारे में पता होना चाहिए। डेल क्या होता है? इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप इन अ वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इट इज डेल बाय डेल एक्स, del y and del by del z. Now divergence क्या होता है? Divergence of a vector function f is equal to del dot product with vector f, और इसको हम लिख सकते हैं divergence of f vector, जिसमें f is a vector value function. Now डाइवर्जेंस क्या बताता है? हमें वो बताता है कि वेक्टर फील्ड में जो मूवमेंट है वो कैसा है। इज इट अ सोर्स और सिंक? अब सोर्स और सिंक क्या होता है? सोर्स और सिंक, इसमें डाइवर्जेंस की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ वेक्टर फील्ड टू ओरिजिनेट और कन्वर्ज टू अ पॉइंट। अब डाइवर्जेंस में जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट है, उसके पास जो वेक्टर फील्ड है उसका मूवमेंट क्या है वो हमें डाइवर्जेंस बताता है। अगर वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट से अलग जा रही है, इट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट, देन इट शोज इट इज अ सोर्स। और अगर वेक्टर फील्ड पॉइंट की तरफ आ रहा है, दैट इज कन्वर्जिंग टूवर्ड्स इट, देन इट इज अ सिंक। एंड अगर वो न्यूट्रल है, दैट इज डायरेक्शन ना तो दूर जा रही है ना पास आ रही है, इट इज in this way, then it is a neutral case. जब सोर्स की बात करते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है, ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। जब सिंक की बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज लेस देन जीरो, एंड जब न्यूट्रल है तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही जब हम कर्ल की बात करते हैं, कर्ल में हम लेते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड f इज इक्वल टू डेल क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर f। इसमें हम जो पॉइंट है उसके पास वेक्टर फील्ड का क्या रोटेशन है हम उसकी बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रोटेशन। एंड इसकी जो वैल्यू आती है वो हमें एक वेक्टर वैल्यू मिलती है, एंड इसमें जो वैल्यू आती है डाइवर्जेंस में वो हमारे पास एक स्केलर वैल्यू आती है। दैट इज जब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, बट जब हम कर्ल की बात करते हैं तो जो सॉल्यूशन आता है उसमें हमारे पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। हमें याद रखना है कर्ल के लिए फॉर्मूला इज डेल क्रॉस वेक्टर एफ, एंड डाइवर्जेंस की फॉर्मूला इज डेल डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एफ। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट हमें पता है। अब डाइवर्जेंस कर्ल बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें हम पहले ही लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी वेक्टर फंक्शन एंड फाई बी अ स्केलर फंक्शन। बेस्ड ऑन दिस फंक्शन हम देखेंगे कि जो वेक्टर फील्ड है उसको कैसे वैल्यूएट करना है। पहला, फॉर कांस्टेंट ए, सपोज ए इज अ कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट की डाइवर्जेंस और कर्ल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो एज वेल एज कर्ल ऑफ अ कांस्टेंट इज आल्सो जीरो। वो क्यों? जब हम डाइवर्जेंस एंड कर्ल की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था डाइवर्जेंस का, डेल डॉट एफ, एंड कर्ल का था डेल क्रॉस एफ। अब दोनों में ही जो डेल है वो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। अब पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या होता है, जीरो। सो ओवरऑल ये हमें क्या ही मिलेगा, जीरो मिलेगा। सो व्हेन ए इज अ कांस्टेंट, डाइवर्जेंस ऑफ ए एंड कर्ल ऑफ ए इज जीरो। सेकंड, सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं हम डाइवर्जेंस और कर्ल को? डाइवर्जेंस ऑफ, अगर हमसे पूछा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, चाहे वो प्लस में है या माइनस में, तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। इट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस माइनस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी। ऑल्सो अगर कर्ल की बात कर रहे हैं ए प्लस माइनस बी, हम इसे भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। इट इज कर्ल ऑफ ए प्लस माइनस कर्ल ऑफ बी, दैट इज इट कुड बी डेल क्रॉस ए प्लस माइनस डेल क्रॉस बी। ऐसे ही इसमें डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, डेल डॉट ए प्लस माइनस डेल डॉट बी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज डाइवर्जेंस ऑफ फाई एंड ए। फाई इसमें क्या है, स्केलर फंक्शन है जो हमने लेट किया था, ए क्या है, वेक्टर फंक्शन। तो ये क्या होता है, डेल डॉट प्रोडक्ट विद फाई ए। अगर इसे सेपरेट करना है, इवैल्यूएट करना है, तो ये क्या हो सकता है, इट इज फाई डेल डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस डेल
phi dot product with a. Del phi क्या होता है? Del phi is a gradient of a scalar function phi. अब हमें पता है जब हम ग्रेडियंट लेते हैं किसी भी फंक्शन का, वो फंक्शन क्या होना चाहिए? स्केलर. ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का होता है एंड जो वैल्यू आती है ग्रेडियंट की वो क्या होती है? एक वेक्टर फंक्शन. सो इट इज del phi डॉट a. नाउ अगर कर्ल के साथ ऐसा है, कर्ल फाई ए, इसका मतलब क्या है? डेल क्रॉस फाई ए. इसको भी हम ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं. इट इज फाई डेल क्रॉस ए प्लस डेल फाई क्रॉस ए. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं एंड वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज ए क्रॉस बी है, तो ये क्या होता है? इट इज बी कर्ल ए माइनस ए कर्ल बी. जिसको हम लिख सकते हैं बी डेल क्रॉस ए माइनस ए डेल क्रॉस बी. ऐसे ही अगर कर्ल के साथ है कर्ल ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या है? इसमें डेल का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है विद ए क्रॉस बी के साथ. फॉर्म होता है बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस डेल डॉट ए. यहाँ पे जैसे कि डेल क्रॉस ए था तो यहाँ पे डेल डॉट ए है. इट इज इन माइनस माइनस बी डेल डॉट ए प्लस ए डेल डॉट बी. इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी. पहले प्लस वाली टर्म ले लेते हैं, प्लस ए डाइवर्जेंस ऑफ बी माइनस बी डाइवर्जेंस ऑफ ए. सिंस डेल डॉट ए एंड डेल डॉट बी का क्या मतलब है? डाइवर्जेंस ऑफ ए एंड डाइवर्जेंस ऑफ बी. सो जब भी कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी पूछा जाए हम उसे ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं. नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी इज फॉर डाइवर्जेंस ऑफ, it is divergence of del phi. Del phi is gradient of a scalar function phi which is equal to del dot del phi. मतलब del dot del phi. This is a function जिसका डॉट पर, और ये हमें पता है del phi gradient of a scalar function हमेशा क्या आता है? वेक्टर फंक्शन. So it is del dot this vector function जिसको हम लिख सकते हैं del square phi. This is also known as Laplacian operator. एंड इसका इवेल्युएशन होता है जैसे कि डेल फाई का क्या होता है? डेल फाई बाय डेल एक्स कॉमा डेल फाई बाय डेल वाई कॉमा डेल फाई बाय डेल जेड. ऐसे ही डेल स्क्वायर की जब हम बात करते हैं इट इज डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर. आई कैप जब हम प्लस में लिख रहे हैं, लाइक जब हम इसे प्लस में ले रहे हैं तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर आई कैप डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर जे कैप प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर के कैप. और पॉइंट्स में हम इसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर कॉमा डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर कॉमा डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर. सो दिस इज द लैप्लेशियन ऑपरेटर. अगर पूछा जाए देन वी नीड टू इवैल्यूएट दिस. नेक्स्ट, अगर कर्ल पूछा है ऑफ डेल फाई देन ये क्या होता है? जीरो. अगर इसे सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या है? इट इज डेल क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल फाई. दैट इज डेल का क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें डेल क्या है? इसको हम लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स कॉमा डेल बाय डेल वाई कॉमा डेल बाय डेल जेड. पॉइंट्स में लिख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल फाई बाय डेल एक्स कॉमा डेल फाई बाय डेल वाई एंड डेल फाई बाय डेल जेड. अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना आता है. इसमें सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए. इट इज आई जे के. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं? हम डिटरमिनेंट लेते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं आई जे के एंड यहाँ पे पहले में कोफिशिएंट आता है. जो पहला वेक्टर हमें गिवन है इट इज डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड. क्योंकि ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ आई जे के. ऐसे ही ये भी कोफिशिएंट है आई जे के का, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई एंड डेल फाई बाय डेल जेड. अब इसे सॉल्व करेंगे तो आई के साथ क्या आएगा? ये एंड ये. सो इट इज डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल फाई बाय डेल जेड. ऐसे ही डेल बाय डेल जेड डेल फाई बाय डेल वाई. नाउ माइनस जे कैप, इसमें क्या आएगा? ये वाले एंड ये वाले. सो इट इज डेल बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल जेड
माइनस डेल बाय डेल जेड डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस के कैप, इसमें क्या आएगा ये दोनों, इट इज डेल बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई माइनस डेल बाय डेल वाई डेल फाई बाय डेल एक्स। अगर इसको इवेल्युएट करेंगे तो आई के साथ ये क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई डेल जेड दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड, ये ट्वाइस होगा। अब इसमें क्या है, इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड है, ऐसे ही इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड है, इट इज जेड एक्स के साथ है, इट इज एक्स वाई एंड इट इज वाई एक्स। एंड जो फाई है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और वाई एक्स सेम होगा, ऐसे ही ये सब सेम होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, जीरो। सो कर्ल ऑफ डेल फाई इज जीरो, कर्ल ऑफ del phi is 0. Now next property 9. Now next two properties are divergence of curl of A, that is del dot del cross A is equal to 0, and curl of B, it is gradient of divergence of B जिसमें A and B के वेक्टर फंक्शन है माइनस del square B, that is ये होता है gradient that is del of divergence of B, that is del dot B माइनस, एंड divergence of B क्या होता है, स्केलर फंक्शन, एंड जो हम ग्रेडियंट लेते हैं वो किसका ही लेते हैं, स्केलर फंक्शन का, माइनस डेल स्क्वायर बी। सो दिस इज द फॉर्म फॉर कर्ल ऑफ। नाउ आफ्टर डाइवर्जेंस एंड कर्ल द टॉपिक इज लाइन इंटीग्रल। नाउ जब हम लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं तो हम इंटीग्रल की बात करते हैं किसी कर्व या किसी पाथ पर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइन इंटीग्रल्स की डेफिनेशन होती है इंटीग्रल या फिर इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल ओवर अ कर्व सी और अ पाथ। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम एक कर्व के ऊपर क्या लाइन इंटीग्रल है वो देखते हैं। जैसे कि नॉर्मल इंटीग्रल क्या होता था, एक इंटीग्रेशन, लिमिट्स गिवन होती थी, कोई फंक्शन होता था एंड हम उसे पहले फंक्शन के लिए वैल्यूएट करते थे, देन लिमिट पुट करते थे एंड वो सॉल्व होता था। बट इसमें क्या होता है, हमें जो इंटीग्रल है वो इवेल्युएट करना होता है ओवर द कर्व सी फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ आर डी आर, और इट कुड बी, और यहाँ पे हम कोई फंक्शन लिख सकते हैं in a 3D region fx, y, z ds। सो इसको सॉल्व करने के लिए ओवर अ कर्व सी हमारे पास दो फॉर्म होती है। लाइन इंटीग्रल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो इंटीग्रल होते हैं, पहला स्केलर लाइन इंटीग्रल, दूसरा वेक्टर लाइन इंटीग्रल। जब हम स्केलर की बात करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होता है जो हमें इंटीग्रेट करना होता है ओवर द कर्व सी, वो क्या होता है, स्केलर फंक्शन। जैसे कि उसकी फॉर्म क्या होती है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फॉर्म। वो कोई भी फंक्शन होता है, हो सकता है इट कुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, लाइक यूनिट वेक्टर्स नहीं होंगे। जब हम वेक्टर लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं इसमें जो फंक्शन होता है वो वेक्टर फंक्शन होता है, दैट इज इट इज एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप की फॉर्म में, जिसमें आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स एंड दिस इम्प्लाइज ये क्या है, फंक्शन वेक्टर फंक्शन है। नाउ जब हम फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं, नाउ स्केलर वेक्टर के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो चेक करेंगे। फॉर अ स्केलर फंक्शन f, एंड इसको हम वेक्टर फंक्शन में f वेक्टर लिख लेता है। इसके लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन f ऑफ x कॉमा y कॉमा z dx ओवर अ कर्व c। सपोज दिस इज अ कर्व, इसमें एक छोटी आर्क लेंथ ले लेते हैं हम, टेक दिस एज ds, एंड इसके ऊपर हम इसे इवेल्युएट करते हैं। एंड जो ओवरऑल इंटीग्रेशन आता है, दैट इज जो सरफेस इंटीग्रल आता है, वो क्या आता है, समीशन ऑफ ऑल दीज स्मॉल लेंथ, जिससे हमारे पास क्या आता है, पूरा इंटीग्रेशन। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है इंटीग्रेशन एफ ऑफ आर टी प्रोडक्ट में आर डैश टी का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू डी टी, एंड यहाँ पे लिमिट आती है टी की लिमिट क्या होती है, ए से बी तक मान लेते हैं, इट इज फ्रॉम सपोज ए टू बी, सो इट इज ए टू बी। सो दैट्स हाउ जब हमें स्केलर लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना होता है तो हम आर टी फाइंड आउट करते हैं, इट इज अ पैरामीटराइज्ड फॉर्म। सो ओवरऑल जब भी हम लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं तब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फंक्शन को पैरामीटराइज करना होता है, उसकी एक पैरामीट्रिक फॉर्म लेनी होती है, देन उसे इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना होता है। ऐसे ही वेक्टर लाइन इंटीग्रल में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सपोज फंक्शन है वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर ओवर द कर्व सी, एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ आर टी
डॉट आर डैश टी डी टी। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता एंड इसमें हम मैग्नीट्यूड लेते हैं एंड द लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी। नाउ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे फॉर स्केलर एंड वेक्टर। सपोज हमें इसमें फंक्शन गिवन है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर अ कर्व सी एंड कर्व को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इट इज लाइक दिस इज a एंड दिस इज b एंड पॉइंट a क्या है, इट इज 1,0 एंड इट इज 0,1। यहाँ से यहाँ तक कर्व है। अब इस कर्व के ऊपर हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, इट इज इंटीग्रेशन f ऑफ आर टी एंड आर डैश टी का मैग्नीट्यूड विद डी टी एंड ओवर द कर्व ए टू बी में जो लिमिट आएगी टी की वो कहाँ से कहाँ तक आएगी। अब ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब हमें पता है कि ये जो फॉर्म होती है इसमें दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2 एंगल। सो यहाँ से यहाँ तक कर्व में जो थीटा होगा, लाइक जो एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाय 2 तक। सो टी इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ना हमें आर टी पता करना है। आर टी क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब सर्कल के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, इट इज आर टी। नाउ सर्कल के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, आर टी इज इक्वल टू एक्स टी कॉमा वाई टी फॉर्म, जिसमें एक्स टी क्या होता है, इट इज इक्वल टू ए कॉस टी एंड वाई टी इज इक्वल टू ए साइन टी, जिसमें ए इज द रेडियस। ऑल्सो अगर हम लाइन की बात करते हैं, फॉर अ लाइन सपोज वो एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जा रही है, इट इज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट टू एक्स वन कॉमा वाई वन, तो उसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स टी क्या होता है, इट इज 1 माइनस टी एक्स नॉट प्लस टी एक्स वन। फॉर वाई टी इट इज इक्वल टू 1 माइनस टी वाई नॉट प्लस टी वाई वन। नाउ अब हमें ये सर्कल गिवन है, तो आर टी में एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस टी। ए क्या होता है, रेडियस। अब इसमें रेडियस क्या है, ये एक्स एक्सिस पे इट इज फ्रॉम 0 टू 1, सो इट इज 1, सो रेडियस इज 1, तो इट इज 1 कॉस टी। ऐसे ही वाई टी इज इक्वल टू साइन टी। अब हमारे पास कॉस टी है, साइन टी है, एक्स टी वाई टी है। नाउ आर डैश टी क्या होता है, अंडर रूट में, नाउ डैश टी का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, अंडर रूट डी एक्स बाय डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी टी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स बाय डी टी, दैट इज एक्स डैश टी क्या होगा, इसमें कॉस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, माइनस साइन टी, और y डैश टी क्या होगा, इट इज इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज कॉस टी, सो इट इज माइनस साइन टी का होल स्क्वायर प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अब हमें पता होता है दैट साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू 1, सो हमारा आर डैश टी इज 1। नाउ f ऑफ आर टी का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन है f है, x के प्लेस पे एक्स टी आएगा, y के प्लेस पे वाई टी आएगा, तो f ऑफ आर टी क्या हो जाएगा, इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 f ऑफ आर टी, x के प्लेस पे एक्स टी दैट इज cos t का होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे वाई टी दैट इज sin t का होल स्क्वायर एंड मॉड ऑफ r डैश t इज 1 विथ dt। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी dt। अब ये अगेन क्या होती है, बाय आइडेंटिटी 1, सो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 dt विच इज इक्वल टू t, लिमिट पुट करो 0 से पाई बाय 2, सो इट इज पाई बाय 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज द स्केलर लाइन इंटीग्रल वैल्यू। ऐसे ही वेक्टर लाइन इंटीग्रल के लिए एग्जांपल क्या होगा, सपोज हमें फंक्शन गिवन है, वेक्टर फंक्शन गिवन है माइनस आई कैप प्लस एक्स जे, एंड हमें सर्कल गिवन है, कर्व गिवन है, कर्व इज अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इसमें हमें कर्व सी क्या गिवन है, इट इज अ यूनिट सर्कल, एंड सर्कल के लिए अभी हमने देखा पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, एंड फॉर्मूला इसमें क्या होता है, f डॉट डी आर वेक्टर ओवर द कर्व c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ आर टी डॉट आर डैश टी dt एंड लिमिट फ्रॉम a टू b, जो t की है,
a is less than equal to t is less than equal to b. So इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, बट अगर हमारे पास लाइन गिवन है कोई, ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, जब हम वेक्टर, लाइन, इंटीग्रल की बात करते हैं, देन इट इम्प्लाइज वर्क डन बाय द वेक्टर, वर्क डन बाय अ वेक्टर फील्ड अलोंग अ कर्व C. सो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है टू evaluate the line integral or to find the work done by a vector field along the curve C, then we have to take this integral of the function f over the curve C. Now इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड क्या था, हमें सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म करनी है RT, जिसकी फॉर्म क्या होगी xt, yt, zt, अगर हम 3D स्पेस की 3D रीजन की बात कर रहे हैं, एंड r डैश t क्या होगा, r डैश t इज इक्वल टू x डैश t, y डैश t, z डैश t. नाउ इसमें जो dr वेक्टर है ये क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, जो होता है dr वेक्टर इज इक्वल टू dx बाय dt i कैप प्लस dy बाय dt j कैप प्लस dz बाय dt k कैप. सो इसलिए यहाँ पे सिर्फ r डैश t है, ना कि मैग्नीट्यूड. सो dr वेक्टर इज दिस. एंड जब हम स्केलर की बात कर रहे थे तब हमने मैग्नीट्यूड लिया था क्योंकि हम ds यूज कर रहे थे, एंड इट इज फॉर द स्केलर फंक्शन. नाउ इसमें देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल. अब a vector field f is conservative. This implies f is path independent. अगर हमें गिवन है किसी फंक्शन में कि जो वेक्टर फील्ड f है वो कंजर्वेटिव है, इसका मतलब क्या होता है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ. मतलब हमारे पास कोई कर्व है, सपोज दिस इज द कर्व C, जो कहाँ से कहाँ तक है, A to B जा रहा है. सो इसका क्या मतलब है, f कंजर्वेटिव है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे ओवर द कर्व C या फिर वर्क डन लेंगे बाय द वेक्टर फील्ड ओवर दिस कर्व C, दैट इज f डॉट dr वेक्टर ओवर द C इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b phi del phi with dr वेक्टर which is equal to phi b minus phi a. एंड डेल फाई क्या होता है, जब f कंजर्वेटिव होता है इसका मतलब है f इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन फाई. एंड जो इसका इंटीग्रेशन आता है वो आता है फाई b माइनस फाई a, बिकॉज वो सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स ओनली, एंड वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. सो जब हम पाथ पे की बात करते हैं तब हमारे पास फॉर्मूला होता है जो पहले हमने देखा r डैश टी आर टी के साथ था, एंड जब वो सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है तब वो क्या होता है फाई बी माइनस फाई ए, फाई जहाँ पे क्या होता है एक स्केलर फंक्शन होता है. सो दिस इज फॉर f व्हेन इट इज कंजर्वेटिव. रिमेंबर दिस थ्योरम. हमें डायरेक्टली गिवन हो सकता है कि फंक्शन क्या है, कंजर्वेटिव है, देन हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एंड पॉइंट पुट करना है फॉर अ स्केलर फंक्शन फाई. सो हमने डाइवर्जेंस और कर्ल की प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें दो और पॉइंट्स थे. पहला, अ फील्ड f is, suppose f is a vector field, is solenoidal if divergence of f is equal to 0 and irrotational if curl of vector f is equal to 0. Remember this, जब भी हमसे solenoidal या irrotational के बारे में पूछा जाए, we have to check कि उसका divergence 0 है या फिर curl 0 है. And for line integral, अगर suppose हमारे पास कोई स्क्वायर है दिस वे, जो पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक है, A to B C D, सपोज यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स हैं, तो हमें इसको इवेल्युएट, अब इस पूरे कर्व पे हमसे पूछा है टू गेट द लाइन इंटीग्रल. सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक एक पॉइंट के लिए इवेल्युएट करना होता है. पहले हम इस लाइन के लिए करेंगे, फिर इस लाइन के लिए, देन इस लाइन के लिए, एंड देन इस लाइन के लिए. तो ओवरऑल हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल आता है दैट इज f डॉट डी आर वेक्टर ओवर द लाइन L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर L1 प्लस इंटीग्रेशन ओवर L2 प्लस इंटीग्रेशन ओवर L3 प्लस इंटीग्रेशन ओवर L4. ऐसे अगर हमारे पास सपोज दो कर्व है, जैसे कि यही था
ऐसे है एंड ऐसे है. दिस इज द कर्व C1, दिस इज द कर्व C2 फ्रॉम पॉइंट A टू B. सो इन दोनों कर्व के लिए हमें पहले C1 पे इवेल्युएट करना होगा, फिर C2 पे इवेल्युएट करना होगा एंड वही हमारा ओवरऑल कर्व के लिए सॉल्यूशन आएगा. ऑल्सो जैसे कि हमने बताया पाथ इंडिपेंडेंस की बात है. सपोज यहाँ पे A टू B पे एक और कर्व जा रहा है समथिंग लाइक दिस. सो उस कर्व का भी लाइन इंटीग्रल सेम ही आएगा क्योंकि मैटर नहीं करता कि पाथ क्या है, मैटर करता है कि एंड पॉइंट क्या है. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. इसमें लाइन इंटीग्रल बेस्ड हमने एक क्वेश्चन देखा फॉर स्केलर वैल्यू, उसी के साथ हमने इवेल्युएशन देखा कि लाइन इंटीग्रल फॉर वेक्टर कैसे सॉल्व करना है. एंड ऑल्सो जब हमारे पास मोर देन वन लाइन है या मोर देन वन कर्व है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हर एक कर्व के लिए इवेल्युएट करना होता है एंड देन उसका समीशन लेना होता है. एंड जो सरफेस इंटीग्रल वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो.